नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में किस प्रकार भारत आज़ाद हुआ और भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का जन्म हुआ। एक धनी परिवार में वो जन्मे थे, लेकिन उसके बाद उनका जो जीवन है वो आदर्शवादी रहा। लकड़ी की चप्पलें पहने, चाहे धोती और कुर्ता पहनकर बहुत ही सिंपल जीवन उन्होंने जिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मील मजदूर संगठन, 1920 का सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, 1937 के आम चुनाव, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी घटनाओं में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महात्मा गांधी ने मजदूरों को जोड़ा, किसानों को जोड़ा। किसान और मजदूर भारत की सबसे बड़ी आबादी थे। वैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी, लेकिन 1915 जब तक गांधी जी नहीं आ गए तब तक ये संगठन एक वकीलों का संगठन और नाम मात्र के लोगों का संगठन था। लेकिन इस संगठन में किसानों को, मजदूरों को, सारी जनता को महात्मा गांधी ने जोड़ा। अब सबसे पहले हम करते हैं महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक अनुबंध कर रखा था कि वह अपनी कृषि क्षेत्र के 3/20 भाग यानी 15% भाग पर 3 कठिया पद्धति खेती करनी पड़ेगी नील की। 19वीं सदी के अंत में रासायनिक रंगों की खोज से नील का बाजार मंदी में आ गया। इससे नील बागान मालिक चंपारण क्षेत्र के अपने नील कारखानों को बंद करने लगे। अनुबंध जो किसानों के साथ किया गया था उससे मुक्त करने के लिए अंग्रेज बागान मालिकों से भारी लगान की मांग करने लगे। 1917 में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपने के लिए लखनऊ में उनसे भेंट की। गांधी जी चंपारण पहुँचे और सत्याग्रह की उन्होंने सबसे पहले भारत में सत्याग्रह का इन्होंने प्रयोग किया। इनके साथ राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, JB कृपलानी ये लोग थे। और आगे चलकर इन्होंने सभी लोगों से हस्ताक्षर करवाए इस पद्धति के विरोध में और मांग रखी कि भाई ये नील की जो खेती है वो हम नहीं करेंगे। अंग्रेज़ों को धीरे धीरे उसको मानना पड़ा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये पहला आंदोलन था जो किसान जो है वो सीधा गांधी जी से जुड़ गए या भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। इससे पहले गांधी जी ने सबसे पहले अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी जी ने रंग भेद नीति के विरोध में ये आंदोलन किया था और उनकी पहली सफलता उनको दक्षिणी अफ्रीका में मिली थी। इसलिए गांधी जी का सबसे पहला स्थान जो सफलता वाला गांधी जी का अफ्रीका रहा और वहाँ से उनको विश्व प्रसिद्धि मिली कि कोई भारत का आदमी रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष कर रहा अफ्रीका में। तो गांधी जी की डिमांड जब भारत में होने लगी तो वो भारत में आए। 1915 में वो भारत आए। उस 9 जनवरी 1915 इसको विश्व प्रवासी दिवस के रूप में भी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा सत्याग्रह गुजरात 1918। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया।
1917-18 में फसल खराब व नष्ट हो गई, परंतु सरकार किसानों की दशा पर विचार करने के लिए तैयार न हुई और न किसी प्रकार की राहत दी। खेड़ा के किसानों का नेतृत्व गांधी जी ने इंदुलाल याज्ञिक व वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर किया। उन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया। लगान न अदा करने का पहला स्वर खेड़ा के कापड़गुंज तालुके में स्थानीय नेता मोहनलाल पंड्या ने दिया। 22 मार्च 1918 को गांधी जी के सत्याग्रह के समक्ष विपक्ष सरकार ने इस आशय को गोपनीय दस्तावेज जारी किया कि लगान समर्थ व्यक्ति से ही वसूला जाए। गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल रहा। खेड़ा में ही गांधी जी ने अपना प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह को प्रारंभ किया। तो ये भी दूसरी उनकी जीत हुई, किसान उनके तरफ आ गए। तीसरा जो संदर्भ है वो है अहमदाबाद के मिल मजदूर संगठन का। अहमदाबाद के मिल मजदूर के जो व्यापारी हैं, जो किसान संगठन मजदूर हैं, वो लोग मांग कर रहे थे बोनस की। उनके बोनस की मांग थी कि उनको 45% बोनस दिया जाए, जबकि अंग्रेज़ सरकार उनको 25% देना चाह रही थी। जब गांधी जी ने उनको अपने अहमदाबाद मिल मजदूर, जो अहमदाबाद के अंदर सत्याग्रह का आश्रम है, वहाँ उनको बुला लिया और उनका जो आंदोलन चलता रहा। कुछ दिन जब फैक्ट्री बंद रही तो उनके मालिक परेशान होकर गांधी जी के पास आए। तो गांधी जी ने कहा कि ना तो तुम्हारा 25%, ना उनका 45%, 35% बोनस देने की घोषणा हुई और मज़दूरों की ये सबसे बड़ी जीत हुई। तो गांधी जी के साथ किसान आ गए, मज़दूर आ गए, यानी आम पब्लिक जो है वो गांधी जी के साथ आ गई और भारत का राष्ट्रीय विद्रोह जो है वो आगे चल पड़ा। 1919 का रोलेट एक्ट हुआ। सिडनी रोलेट के अंडर में नो अपील, नो वकील, नो दलील, यानी कोई भी व्यक्ति कोई दलील नहीं रख सकता, कोई वकील नहीं कर सकता। 4 से ज़्यादा व्यक्ति अगर इकट्ठे होते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो गांधी जी ने इस आंदोलन के विरोध में 30 मार्च 1919 को पूरे भारत में भूख हड़ताल, या कह सकते हैं कि हड़ताल की घोषणा की। वो संडे का दिन था, रविवार का दिन था। सभी लोगों को कहा गया कि आप काम पे मत जाइए, और काफ़ी दिन में छुट्टी भी थी। फिर 7 अप्रैल 1919 को दूसरी बार हड़ताल की घोषणा हुई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, या जल्ले सिंह एक बाग है, वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हुई। उस दिन लोहड़ी का त्यौहार भी था, काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे थे। और जनरल डायर अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच गया और जलियांवाला बाग में चारों तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी। काफ़ी लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, शहीद हुए। 369 लोग शहीद हुए। गांधी जी ने बहुत विरोध किया। गांधी जी ने इस हत्याकांड की जांच करवाई, भारतीय संदर्भ में भी, भारतीय लोगों को मिलाकर भी। जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया गया। उनके विरुद्ध सैनिक कमीशन बैठा और उनका त्यागपत्र ले लिया गया। जब वो ब्रिटेन पहुंचे तो ब्रिटेन के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया गया कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया हो जैसे, लेकिन भारतीय लोगों ने उसका विरोध किया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग का मतलब जनता जो है वो विरोध करेगी अंग्रेज़ों का, या उनके जो कार्य है उनका वो विरोध करेगी। यह आंदोलन रचनात्मक आंदोलन था। अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार करके गुरुकुल विद्यालय खोले गए, जिसमें भारतीय पद्धति से पढ़ाया गया। अंग्रेजी कोर्ट का बहिष्कार किया गया और जो भी निर्णय हैं वो पंचायत के द्वारा लिए जाने लगे। विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी पे जोर दिया गया। तो ये आंदोलन बहुत ही बढ़िया आंदोलन था। 1920 का असहयोग आंदोलन था और ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी भारत को आज़ादी मिल जाएगी। पूरे भारत की जनता ने तन मन और धन से इस आंदोलन का साथ दिया। गांधी जी की एक शर्त थी कि आंदोलन अहिंसक होगा।
गांधी जी इस फिलोसॉफी पे बहुत विश्वास करते थे कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, या यूँ कह सकते हैं कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि किसी का भी खून बहे। लेकिन खेड़ा नहीं, ये जगह हैं आपके चेराचेरी जगह पर एक उग्र भीड़ ने थाने का घेराव किया और उस भीड़ ने थाने के जितने भी वहाँ पे सिपाही थे, करीब 21 पुलिसकर्मी थे, उन सब की पहले पिटाई की, फिर उनकी हत्या कर दी और उस उग्र भीड़ ने उस थाने को जला दिया। इतने बड़े आंदोलन में जब ये इस हिंसा का रूप गांधी जी ने देखा तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का मन बना लिया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। 5 फरवरी 1922 को चौराचेरी कांड हुआ और 12 फरवरी को इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उनके स्वास्थ्य के आधार पर 1924 को उनको वापस रिहा कर दिया गया। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर एक स्वराज पार्टी की स्थापना की। उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और उसके सचिव मोतीलाल नेहरू थे। 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी ने भाग लिया और इस दल को सफलता भी मिली और 1/3 सीटें इन्होंने जीती। विठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया और कुल मिला के ये जो स्वराज पार्टी है, जब तक चित्तरंजन दास जिंदा थे ये आंदोलन चलता रहा। इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की बहाली की मांग रखी, संविधान सभा में परिवर्तन की मांग रखी, देसी उद्योग के विकास की बात रखी, लेकिन इनके जाने के बाद स्वराज पार्टी भी ज़्यादा नहीं चली। उसके बाद 1919 के बाद साइमन कमीशन भारत में आया 1927 में और इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगाए गए और कुल मिला के 1928 में सचिव बर्कनहेड ने चुनौती दी कि अगर आप साइमन कमीशन नहीं मांग रहे हैं, आप में योग्यता है, तो आप खुद भारत का संविधान बना के बताइए। और उसके अंदर 1928 में कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसके अंदर सभी लोगों को मिलाकर एक समिति बनाई गई और उसे नेहरू रिपोर्ट की संख्या दी गई है। नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत एक मांग रखी गई कि भाई भारत को नोबेलियन स्टेटस ना दिया जाए बल्कि पूर्ण स्वराज भारत को दिया जाए, लेकिन भारत को स्वराज नहीं दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 1930 के अंदर लॉर्ड इरविन के खिलाफ 11 सूत्री मांग रखी थी, लेकिन उनकी मांग को नहीं माना गया और 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से गुजरात के तट की यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का फैलाव संपूर्ण भारत में हो गया। दक्षिणी भारत में राजगोपालाचारी के तिरुचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा कर नमक कानून का उल्लंघन किया और दक्षिणी भारत में इसको गति दी। चटगांव के एक राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक सूर्य सेन ने, जिस प्यार से मास्टर दा कहा जाता है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम से 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। इसके तत्काल बाद भारत की एक स्थायी स्वतंत्र सरकार का गठन भी उन्होंने किया। 23 अप्रैल 1930 को जब बादशाह खान हजरत खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो पेशावर में हिंसा भड़क उठी और इस समय भी अच्छा इनका योगदान रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता थी कि इसमें व्यावसायिक वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जमनालाल बजाज कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे और 1930 में जेल भी गए। 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटिश में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस में भारत के व्यापारी वर्ग ने इसका बहिष्कार किया और भारतीय पूंजीपतियों में एकमात्र प्रतिनिधि होमी मोदी थे
जबकि भारतीय हिंदू महासभा के नेता के मुंजे और जयकनरम दलीय नेताओं ने इस आंदोलन का बहिष्कार किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। इसमें कुल 89 व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें ब्रिटिश राजनीतिक दल के 16 सदस्य और ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि 58 सदस्य थे। फिर 5 जनवरी गांधी जी ने इनके 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और इस समझौते के अनुसार निम्नलिखित मुद्दे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। प्रथम, राजनीतिक हिंसा में भाग नहीं लेने वाले कैदियों को रिहाई दी गई। जब्त की गई संपत्ति को वापस देने का आदेश हुआ। नौकरी से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखा गया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का इन्होंने वादा किया। तो कुल मिला के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया और इसमें गांधी जी ने ये बात रखी कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए और भारत का संविधान कैसे बनेगा वो हम खुद इस चीज़ को देख लेंगे। लेकिन उन्होंने गांधी जी की इस बात को नहीं माना, तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के छोड़ दिया। 1932 में कांग्रेस की अनुपस्थिति में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री रामजी मैकडोनाल्ड ने सामन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन के निर्णय के आधार पर 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचायत का मतलब है कि हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है, इनको अलग अलग तरह का आरक्षण दिया गया चुनाव के अंदर। तो पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ और गांधी जी ने अंबेडकर के सामने ये बात रखी कि आपको 78 सदस्य जो हैं वो अनुसूचित जनजाति जाति के लोगों को चुनाव में खड़ा किया जाएगा, यानी 147 सीटें जो है उनकी रहेगी। तो कुल मिला के उन्होंने ये स्वीकार कर लिया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको केवल 78 सीटें दी थी, जबकि कांग्रेस ने उनको 147 सीटें दे दी। तो कुल मिला के ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। फिर 1937 के आम चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया और इसमें 11 में से 9 राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई, एक जगह मिलजुल के सरकार बनाई। तो कुल मिला के जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो बिना कांग्रेस के पूछे ही उन्होंने लड़ाई में भाग लिया और भारतीय सेना को भी झोंक दिया। तो कांग्रेस ने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया कि जब आपने हमसे पूछा ही नहीं और लड़ाई में भाग ले लिया। तो उन लोगों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व है वो महात्मा गांधी ने ही किया। उन्होंने कहा कि हजारों बरस के बाद किसी देश की आत्मा जागती है। आज वो समय आ चुका है कि हमें जाग जाना चाहिए। आज मैं आपको एक सूत्र देता हूँ कि करो या मरो, या तो हम अपनी आज़ादी को प्राप्त कर लेंगे या आज़ादी को बाकी देखने के लिए जीवित नहीं बचेंगे। यानी महात्मा गांधी ने इतनी बड़ी कह दी, डू एंड डाई की। जो व्यक्ति अहिंसा का इतना बड़ा पूजक था, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए ये आंदोलन बहुत शानदार चला और भारत का पहला ऐसा आंदोलन है जो कि कह सकते हैं कि इस आंदोलन में बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, नए नए नेता आए, उन लोगों ने इस आंदोलन को चलाया और कि भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में। और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में ऐसा भी समय आया जब गांधी जी 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो गांधी जी ने इसका बहुत अधिक विरोध किया, लेकिन अंत में जो है वो भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। आज़ादी जो है वो विभाजन के बंटवारे पे उतना बड़ा हमें बलिदान देना पड़ा और हमको आज़ादी मिली। क्रिप्स मिशन 1942। युद्ध की भयावहता के कारण ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टफर्ड क्रिप्स को भारतीय समस्या के समाधान हेतु भेजा। मार्च-अप्रैल 1922 में 3 सप्ताह तक भारत के नेताओं से बातचीत के बाद क्रिप्स ने अपने प्रस्तावों के प्रारूप की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारत में एक संघीय अधिराज्य स्थापित करना चाहती है। ब्रिटिश प्रांतों में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्वों को
संविधान निर्मात्री सभा युद्ध के बाद बनाई जाएगी। इनकी सभा द्वारा तैयार संविधान स्वीकार होगा, लेकिन भारत का कोई भी प्रांत इसे अस्वीकार कर यथास्थिति रख सकेगा। देशी रियासतें भी संविधान को स्वीकार न करने की स्वतंत्र होगी। युद्ध काल में भारत के सभी वर्गों के नेताओं की एक कार्यकारी परिषद गठित की जाएगी। बदले में भारत युद्ध काल में ब्रिटेन को समर्थन देगा। 11 अप्रैल 1942 को कार्य समिति की बैठक में अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन व्यवस्था में भारत विभाजन का जिक्र न होने से मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। फिर होती है बेबेल योजना। 14 जून 1945 द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद भारत में निरंतर अशांति और भारत छोड़ो आंदोलन के समय की दमनात्मक नीति में उपद्रवों की स्मृति अभी भी ताज़ा थी। मुस्लिम लीग भारत के विभाजन की मांग पर अडिग थी। इन परिस्थितियों में 1943 में लॉर्ड बेबेल को भारत का वायसरॉय तथा गवर्नर जनरल बनाया गया। कांग्रेस के गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया गया। 14 जून 1945 को बेबेल योजना की घोषणा की गई, जिसमें भारत में अंतरिम संविधान सभा गठन की व्यवस्था दी गई, जिसमें सेनापति में वायसरॉय को छोड़कर अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे। कार्यकारिणी में हिंदुओं, मुसलमानों व दलितों को संख्या बराबर रखी गई। विदेश विभाग भी भारतीयों को देने के साथ तय किया गया कि ये कार्यकारिणी राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल को कोई विशेष अधिकार नहीं रहेगा और एक हाई कमिश्नर व्यापार तथा समस्याओं का समाधान करेगा। शिमला सम्मेलन 19 जून 1945 शिमला में 22 प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बेबेल योजना पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुआ। वायसरॉय के मांगने पर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना आज़ाद ने कार्यकारिणी हेतु नामों की एक सूची दी, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों के नाम थे, लेकिन इसे जिन्ना ने नहीं माना, क्योंकि वह पांचों नाम मुस्लिम लीग में से चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था कहा। 14 जुलाई 1945 को यह सम्मेलन भी अनिर्णित हो गया। कैबिनेट मिशन 1946 23 मार्च। पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एसी अलेक्जेंडर, 3 लोग हैं। पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, इन 3 मंत्रिमंडलीय सदस्यों को कैबिनेट मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत भेजा। मिशन ने 472 भारतीय नेताओं से वार्ता की। मुस्लिम लीग विभाजन की जिद न छोड़ पाई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई समझौता न हो सका, अतः मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि भारत की एक संघीय सरकार होगी जो विदेशी मामलों और यातायात सुरक्षा व्यवस्था करेगी। 3 प्रांतीय समूह में एक हिंदू बाहुल्य शेष 2 पूर्व व उत्तर पश्चिम में 2 मुस्लिम बाहुल्य होगा। सभी प्रांत स्वायत्त होंगे। देशी रियासतों के पास केंद्र को हस्तांतरित शक्तियों को छोड़कर सभी शक्तियाँ होगी। संविधान निर्मात्री सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 293 सदस्य और देशी रियासतों के 93 सदस्य शामिल हुए। कांग्रेस ने आंशिक रूप से इसे स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार करने के बाद पुनः स्वीकार कर दिया और सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई शुरू की। उसके समर्थकों ने लूटपाट, मारकाट आदि शुरू किए। यह भयावह सांप्रदायिक उन्माद 1 सप्ताह चला, जिसमें करीब 20,000 लोग मारे गए और 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। बाद में लीग के शामिल होने पर कांग्रेस के सदस्यों ने पद त्याग कर दिया। 1946 ईस्वी की जुलाई व दिसंबर के महीने संविधान सभा के चुनाव हुए। इसमें प्रथम बैठक 9 सितंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। सरकार ने घोषणा कर दी कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल प्रांतों पर लागू नहीं होंगे। अतः मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 में पूर्व उत्तरदायी सरकार को सत्ता सौंपकर अंग्रेज भारत को छोड़ देगी। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल और वायसरॉय बनाया गया। कांग्रेस द्वारा भारत के विभाजन को योजना स्वीकार कर ली गई। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के गठन का प्रावधान था।
और कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार दायित्व मुक्त हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र बन गया और इसका प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। खंडित भारत में देशी रियासतों के एकीकरण को गंभीर व असाधारण समस्या का समाधान उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हो गया। उल्लेखनीय है कि अनेक क्रांतिकारियों में स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान, प्रजामंडलों के योगदान, नौसैनिक विद्रोह, विश्व राजनीति के दबाव जैसे प्रमुख कारणों से भारत आज़ादी को प्राप्त कर सका। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध हेतु भारतीय राजनीति में कांग्रेस के आंदोलन को एक जन आंदोलन का नाम दिया। सत्याग्रह, अहिंसा, उपवास, धरना में हड़ताल जो कि भारतीय जनमानस के अनुकूल थे, उन साधनों को अपनाकर जन सामान्य को राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति जागृत व आकर्षित किया। गांधी जी की राजनीति धर्म सिद्धांतों पर आधारित थी। मानवता, नैतिक आदर्श, त्याग, प्रेम, कष्ट सहन करना, अपूर्व आत्मविश्वास और सहृदयता उनकी कार्य पद्धति के आधार थे। गांधी का धर्म सत्य के प्रति समर्पण और न्याय भावना में था। उन्होंने सत्य को अपनी राजनीति का आधार बनाया। सर्वधर्म समभाव उनकी विशेषता थी। कट्टर राष्ट्रवादी गांधी अंतर्राष्ट्रीयवाद और मानवतावाद के समर्थक भी थे। राष्ट्र, रंग, धर्म, जाति संबंधी भेदभाव उन्हें अस्वीकार्य था। असमानता में निर्धनता को समाप्त कर राम राज्य की स्थापना के लिए इच्छुक थे। सत्याग्रह तथा अहिंसा जैसे शस्त्रों से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे विशाल जन आंदोलनों का संचालन कर अंग्रेजों को भारत छोड़ने को विवश कर दिया। दलितों उद्धार कार्यक्रम में मानवता का पाठ पढ़ाया। उनकी पत्रकारिता, त्याग, तपस्या और बलिदान अनुकरणीय है। पद प्राप्ति से दूर गांधी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी हिंदू मुस्लिम एकता को रोकने में, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने में और दंगों को रोकने हेतु नौखले में थे। कुल मिला के महात्मा गांधी एक राजनीतिक संत थे जिन्होंने भारतीय आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। भारत पाक विभाजन की पीड़ा गांधी जी को बहुत थी और उन्होंने बहुत प्रयास भी किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगियों द्वारा कर दी गई। ये दिन भारत के लिए काले दिन के समान था। एक व्यक्ति जो जिंदगी भर अहिंसा के पथ पे चला, उसको हिंसक तरीके से ख़त्म कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। महात्मा गांधी को इतिहास ही नहीं, विश्व में भी कई लोग मानते हैं और अपना आदर्श मानते हैं। चाहे दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला हो, चाहे अमेरिका के बराक ओबामा हो, गांधी जी का जो सिद्धांत है, जो उनका रास्ता है, वो निश्चित रूप से विश्व को रास्ता दिखाएगा। उनका अहिंसा का मार्ग विश्व में शांति स्थापित करेगा। यही हम आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।